हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग आप लोगों की एक बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जो है रिवीजन करवा दीजिए, रिवीजन क्लास ला लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें आपका टाइटल रखा हमने एक क्लास, सब आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। आप ये सिर्फ एक क्लास देखिए। आज हम लोग यूनिट 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उसका रिवीजन करते हैं ना। आप ये लास्ट मोमेंट पे ये क्लास आप देख के जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी अवधारणा के साथ हमने कि एक क्लास आपकी सारी तैयारी को करवा सकती है, उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए क्लास हमने शुरू की है, जिसमें आज हम यूनिट 2 का रिविजन आप लोगों का करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगले यूनिट का हम लोग रिविजन कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ऑल एग्जाम प्लेस पर यहाँ पर जो है नेट सेट और एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसकी प्राइस अगर हम बात करें तो ये कोर्स आपको अभी मिलने वाला है 2,000 रुपये प्लस जीएसटी में ना। तो 2,000 रुपये प्लस जीएसटी में कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, यूनिट टिप को कैसे पढ़ना है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि आप कॉन्सेप्ट और किसने वो कॉन्सेप्ट दिया है ये चीजें आपको पहचानना है, क्योंकि एग्जाम का ये फेमस पैटर्न रहा है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में स्टेप का बहुत ज्यादा कि कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले और कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादक है वो कौन है वो नाम पूछा जाता है। इस परीक्षा का सबसे पसंदीदा पैटर्न जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है। आपको हर कॉन्सेप्ट के मूल विचारक का नाम पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे संसाधनों की समानता का नाम सुनते ही डॉर्किन का नाम आना चाहिए, हकदारी का नाम सुनते ही, हकदारी सिद्धांत का नाम सुनते ही नोजिक का, जटिल समानता का सुनते ही माइकल वोल्जर का, अरावली पार्टी का सुनते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान ये रखना है आपको सीधा सीधा कि किस व्यक्ति ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। एक तो आप ये रट के चलिए। दूसरा, दूसरी चीज आपको कैसे पढ़नी है इस यूनिट को, तो दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पुस्तकों के प्रकाशन की वर्ष की क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। तो पुस्तकों के प्रकाशन का जो क्रम है वो आपको देखना है कि किस वर्ष आई है, उसके बाद कौन सी पुस्तक आई है। तो वो क्रम जो आपको उसको फॉलो करना है वो ध्यान रखिएगा ना। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, नेट हो गया, एपी हो गया, सभी में स्टेप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर यूनिट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न केवल पुस्तकों को सही कालक्रम में जो है ले जाने के याद आते हैं। और इनको याद रखने की ट्रिक भी हम बताएं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा लैंडमार्क पुस्तकों को एंकर बनाए। जैसे स्टन की जो द पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे कहानी शुरू होगी, फिर बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बीच में आएगी, फिर रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस उसके बाद आई, फिर नोजिक की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया उसके बाद आएगी। तो मतलब आप इस तरह से एक क्रम बना लीजिएगा कि जो विचार आप जिसका पढ़ रहे हैं उस विचार से संबंधित पुस्तक कौन सी, फिर उसके रिलेटेड अगले थिंक करके कौन सी है, तो वो क्रम याद रखिएगा। इस तरह से 3 से 4 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। फिर क्या करना है, कीवर्ड से आपसे जो है, कीवर्ड से जो है एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। माने असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के पेपर में बड़े और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आते हैं, कथन आते हैं, उनको पूरा रटने के बजाय उनका केवल कीवर्ड याद रखना है आपको। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, जैसे चर्च और दो तलवार की बात करें तो आंख बंद करके आप पोप गेलिसियस या फिर ऑगस्टिन की तरफ जाओ। तो मतलब आप सिर्फ इतना से देखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया जा रहा है आप उसका कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, कीवर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा किसका है। अगर कर लगाने या जबरन श्रम का मामला दिया जाए तो रॉबर्ट नोजिक का आएगा, साधन साध्य का आ जाए तो गांधी जी से संबंधित आ जाएगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को समझ जाइए, समझ में आ जाएगा किसका संबंध है। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पतन और पुनरुत्थान के बीच जो ग्रुप डिवीजन है वो साफ रखना है। माने इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है कि आपके दिमाग में दो अलग अलग पॉकेट बना लो। जैसे पतन का गुट कौन कौन सा है, स्टर्न, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का बात कर रहा हूँ, स्टर्न, कोबन, लिपसेट, दहल, इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। वही इसके पुनरुत्थान की बात किसने की, वो रॉल्स, स्ट्रॉस, आरेंडेंट या फिर बर्लिन और केशाट, इन्होंने इसको जो है दोबारा जिंदा किया। अब यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहीं से आपको ध्यान रखना है। तो आपको राजनीतिक सिद्धांतों के पतन, उसके कौन कौन से प्रतिपादक है, उसमें क्या विचार दिया वो याद रख लो। राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की बात किसने की, उन विचारकों के नाम याद रख लीजिए। जैसे इसमें कथन सीधे पूछे जाते हैं, जैसे बर्लिन का, नोजिक का, सेंट ऑगस्टिन का, माओ के जो कथन है वो ऊपर बताए गए, उन्हें याद रखें आप। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ा सा मध्यकालीन राजनीतिक विचारक
और इस काल में अगर आप देखेंगे तो मुख्य विशेषता ये है कि राजनीति का धर्मशास्त्रीकरण हो गया है। माने यहाँ राजनीति में धर्म की महत्ता ज्यादा थी, धर्मनिरपेक्षता नहीं आई थी कि राज्य अलग है धर्म अलग है दोनों का अपना अपना काम, ऐसा नहीं। राजा के ऊपर धर्म का प्रभाव ज्यादा था। तो मध्यकाल की विशेषता यही कि राजा की सत्ता को चर्च और ईसाई धर्म के अधीन माना गया। और संघर्ष का मुख्य कारण ये कि चर्च और राजा के बीच में सर्वोच्चता की लड़ाई चल रही है कि चर्च कहता है कि हम ज्यादा सुप्रीम है, राजा कहता है कि हम, यही लड़ाई है। चर्च की आध्यात्मिक सत्ता बनाम राज्य की लौकिक सत्ता, इसके बीच की लड़ाई चल रही है। अब इसी में एक सिद्धांत आपने पढ़ा, दो तलवारों का सिद्धांत। ये दो तलवारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पोप गेलेसियस प्रथम। यही याद रखना है एक तो, दो तलवारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पोप गेलेसियस प्रथम, जिन्होंने 494 एडी में सिद्धांत दिया। क्या माना गया? तो इसमें इन्होंने कहा था कि ईश्वर ने जो है मानव समाज को संचालन के लिए दो तलवारें बनाई है, एक चर्च जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और एक राजा जो यहाँ पर ये जो सांसारिक शासन है उसके लिए बनाया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। कुछ मानते कि चर्च सर्वोच्च है, कुछ मानते कि राजा। ठीक है, वैचारिक मोड़ कब आता है? शुरुआत में दोनों सत्ताओं को बराबर माना गया, लेकिन बाद में चर्च के जो समर्थक है वो कहने लगे कि राजा की जो है तलवार जो है वो भी किसके अधीन है? चर्च के अधीन। और इस बारे में कुछ कथन याद रखिएगा। सेंट ऑगस्टिन ये कहता है कि राज्य पाप की संतान है, परंतु चर्च जो है ईश्वर का साम्राज्य है। तो आप याद रखिएगा, दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया वो याद रखिएगा। क्या मेन थॉट है वो आप समझ गए। इसके बाद कथन सेंट ऑगस्टिन का, राज्य पाप की संतान है और चर्च ईश्वर का साम्राज्य है। फिर एक थॉमस एक्विनॉस है, उनका भी एक स्टेटमेंट है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। ये पूरी मतलब हम लोग डिटेल नहीं पढ़ रहे, बस आपको एक शॉर्ट में इतना आपको कई कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इस काल के प्रमुख विचारक देखिए। सेंट ऑगस्टिन की बात करें 413 से 426 एडी के बीच में इनका जो है समय रहा। और द सिटी ऑफ गॉड इन्होंने पुस्तक लिखी है और इसमें चर्च की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया। तो चर्च की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया सेंट ऑगस्टिन। 1265 से 1274 में थॉमस एक्विनॉस इन्होंने सुम्मा थियोलॉजी जो है इन्होंने विचार मतलब पुस्तक लिखी है और इनका विचार था यहाँ पर किससे? चर्च के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको मध्यकाल का अरस्तु भी कहते हैं। फिर 1324 ईडी में मार्सिलोवा ऑफ द पादुआ इनकी पुस्तक थी द डिफेंडर ऑफ पीस, इसमें राज्य को चर्च के नियंत्रण से मुक्त किया। 1513 ईडी में निकोले मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी, यहाँ से मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई। अब ये क्रोनोलॉजी आपको पढ़ना है। सेंट अगस्टिन, उससे फिर थॉमस एक्विनॉस, फिर उसके बाद मार्सिलोना ऑफ द पादुआ और फिर देन मैकियावेली। ठीक है, अब इसके बाद आता था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बारे में शॉर्ट में आप जानकारी। व्यवहारिकवाद का बौद्धिक पिता क्या है? चार्ल्स मेरियम। वास्तविक जनक कौन है भाई? डेविड स्टर्न। और इसका मुख्य जो केंद्र है वो था शिकागो संप्रदाय या स्कूल। क्या है इसका मेन उद्देश्य? इसने राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कौन है, बौद्धिक जनक कौन है? चार्ल्स मेरियम है, याद रखिएगा। वास्तविक जनक कौन है? डेविड स्टर्न है। और मुख्य केंद्र कौन है? शिकागो संप्रदाय। तो व्यवहारवाद के बारे में पूछे तो याद रखिएगा क्या है व्यवहारवाद। तो इसने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान माना, केवल तथ्य और मानव व्यवहार पर फोकस किया और नैतिक मूल्यों को अध्ययन से दूर रखा। इस संदर्भ में प्रमुख रचनाएं देखिए तो आपको याद रखना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की है, द पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेविड स्टर्न की है। उत्तर व्यवहारवाद आता है। फिर उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करें, उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक है डेविड स्टर्न। तो उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी पूछा जाए तो डेविड स्टर्न है। कब से प्रतिपादन? 1969 में आया और उन्होंने यहाँ पर जो है एक भाषण दिया था, उसमें ये बात उन्होंने कही थी। इसमें दो मुख्य नारे उन्होंने दिए हैं, जो समाज के लिए उपयोगी है वही सबके लिए उपयोगी है और ज्ञान व्यवहार में दिखना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसमें क्या क्या बातों पर बल दिया गया? तथ्य और नैतिक मूल्य दोनों का समन्वय किया गया है। माने राजनीति में तथ्यों की भूमिका और नैतिकता की भूमिका है। तकनीकी कट्टरता को छोड़कर वास्तविक संकटों का समाधान पर बल दिया गया। फिर डेविड स्टर्न साहब जो उनके 8 आधार स्तंभ उन्होंने बताते हैं, तो वो कहते हैं 8 चीज जो है इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन उन्होंने बताए कौन कौन से। एक है नियमितता है, तो मानव व्यवहार में कुछ समान प्रवृत्तियां होती जिनके अध्ययन
जिनका अध्ययन और नियम बनाना संभव है। फिर दूसरा वेरिफिकेशन, सत्यापन, खोजी गई प्रवृत्तियां नियमों को दोबारा जांचा और प्रमाणित किया जा सकता है। तीसरा है तकनीक, शुद्ध डेटा इकट्ठा करने के लिए गणितीय और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना जरूरी है। चौथा क्या बताया उन्होंने, क्वांटिफिकेशन, एकत्रित किए गए डेटा को मापना, तोलना और रिकॉर्डिंग में सटीक बनाए रखना आवश्यक है। पांचवा मूल्य निरपेक्षता, शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत और नैतिक विचारों को अध्ययन से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, माने अपने खुद के थॉट अध्ययन के दौरान नहीं लाने चाहिए। क्रमबद्धीकरण, किया जाने वाला शोध पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित हो और सिद्धांत बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए। फिर शुद्ध विज्ञान, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध और व्यवहारिक बनाना। और लास्ट समग्रता और एकीकरण, तो राजनीति को अन्य सामाजिक विज्ञानों इसके साथ जोड़कर देखना। फिर डेविड स्टर्न ने यहाँ पर प्रासंगिकता के 7 सिद्धांत दिए, तो आप ये भी याद रखिएगा, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस, ये डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किए हैं, वो भी आप सुनिएगा। पहला, तकनीक से पहले सार आता है, तो शोध के लिए केवल आधुनिक तकनीकों के पीछे भागने से बेहतर है शोध के विषय समाज के लिए उपयोगी हो। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल, तो व्यवहारवाद केवल यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक बदलाव का समर्थन करता है। फिर समस्याओं के जो है यहाँ पर यथार्थ निदान पर बल दिया गया, राजनीति विज्ञान का काम संकटकालीन जो संकट है उसका वास्तविक समाधान खोजना होना चाहिए। फिर क्या बल दिया गया, मूल्यों की पुनरुत्थापना पर, तो व्यवहारवाद की जो मूल्य निरपेक्षता थी, माने मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया था कि मूल्यों पर ध्यान नहीं देना है, इसमें मूल्यों को वापस दोबारा स्वीकार किया गया। बुद्धिजीवियों का सामाजिक उत्तरदायित्व, तो विचारकों और वैज्ञानिकों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फिर कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल दिया, ज्ञान केवल किताबी या सैद्धांतिक ना हो बल्कि उसे समाज सुधार के व्यवहारिक कार्यों में लगाया जाना चाहिए। और व्यवसाय का राजनीतिकरण, शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सामाजिक लड़ाइयों में चुप रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके बाद आपने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, ये सारे हमारी क्लासेस में आपको मिल जाएंगे ना, डिटेल इसका चाहिए तो क्लासेस में आपको सारी कुछ मिलना है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, ये समय कब से कब तक है, 1950 से 1960 की कहानी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति में सिद्धांतों का या नैतिकता का पतन हो चुका है ना, तो इसका मूल कारण यह था कि व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद का जब उदय हुआ तो पारंपरिक जो मूल्य आधारित दर्शन है उसको मृत मान लिया गया। के प्रमुख विचारक कौन है, तो डेविड स्टर्न जो है उसके प्रमुख विचारक है, उनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये क्रम याद रखिए, मतलब पुस्तक का नाम रटना है। इन्होंने विचार दिया कि पारंपरिक सिद्धांत अति इतिहासवाद के कारण केवल पुराने विचारों को दोहरा रहा है। फिर दूसरे व्यक्ति, उनके विचार देखिएगा, अल्फ्रेड कोबन, और उनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो डेविड स्टर्न की पुस्तक ध्यान रखिएगा, फिर अल्फ्रेड कोबन की याद रखिएगा। अब उन्होंने क्या विचार दिया, इन्होंने कहा लोकतंत्र के बढ़ते नौकरशाहीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था ने मौलिक सोच को खत्म कर दिया है। फिर यहाँ पर सिमोन लिप्सेट, इनकी पुस्तक आती है द पॉलिटिकल मैन, और इन्होंने क्या विचार बताया, पश्चिमी समाजों में लोकतंत्र की सफलता के साथ ही बड़ी वैचारिक लड़ाइयां खत्म हो चुकी है। तो क्रम देखिए आप, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन में क्रम क्या है, सबसे पहले डेविड स्टर्न ने बताया, फिर उसके बाद कोबन, फिर लिप्सेट, और फिर इसके बाद आता है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का कथन है राजनीतिक सिद्धांत अब मृत प्राय है, पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। ठीक, तो यहां ध्यान रखना है, ये राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की कहानी। अब फिर पतन हुआ तो फिर से पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान का भी क्रम याद रखिएगा। तो 1970 के बाद राजनीतिक सिद्धांतों का फिर से पुनरुत्थान हुआ, और यहाँ जॉन रोल्स की जो पुस्तक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका प्रकाशन हुआ, इससे राजनीति में वापस मूल्यों और मानदंडों की सिद्धांतों की वापसी हुई। इसमें देखिए, इस बारे में राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान के बारे में प्रमुख विचारक देखिए, लियो स्ट्रॉस एक व्यक्ति हैं, इनकी पुस्तक है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, और इन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यक्षवाद की कड़ी आलोचना की और बिना मूल्यों के राजनीति विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रत्यक्षवाद जो है वो ठीक नहीं है, राजनीति में भी मूल्यों का होना जरूरी है। फिर एक व्यक्ति है हन्ना आर्डेंट, इनकी पुस्तक आती है द ह्यूमन कंडीशन। इन्होंने बताया नागरिक सहभागिता और व्यवहारिक राजनीतिक गतिविधियों के महत्व को दोबारा जिंदा किया, ठीक है। अब हन्ना आर्डेंट के बाद इसाया बर्लिन, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी डज पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट्स। इसमें उन्होंने कहा जब तक मनुष्य के लक्ष्य और मूल्य अलग अलग रहेंगे तब तक राजनीतिक सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद अगला आता है माइकल ओके शॉर्ट, उन्होंने
रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी है और कहा है कि राजनीति केवल तकनीकी या वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है बल्कि एक क्या है, व्यवहारिक अनुभव। ठीक है, अब यहां याद रखिएगा, ये तो पतन से इससे पहले पतन वाला पढ़ा, अब ये पुनरुत्थान, इसमें पहले विचारक लियो स्ट्रॉस, उनका विचार याद रखना है, फिर हन्ना अरेंडेंट, इसाया बर्लिन, ओके शॉर्ट, ये याद रखना है। अब पतन के बारे में किस किसने कहा था, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन वाला गुट में था स्टर्न, कोबन, लिप्सेट, दहल, लास्लेट, इनके विचार पढ़ के जाइए, पुस्तकें पढ़िएगा ना। तो इनमें दो चीजें पढ़नी, इनकी पुस्तकें और प्रमुख कथन या विचार। ऐसे ही नीचे राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की बात किसने की, रॉल्स, स्ट्रास, ऑर्डेंट, बर्लिन और ओकेशार्ट, इनकी भी प्रमुख पुस्तकें पढ़ लीजिएगा और विचार। बस इतना करना है जिसमें आपकी पूरी यूनिट तैयार हो रही है, याद रखिएगा। ठीक, अब राजनीतिक सिद्धांत कार्य जो है उससे जुड़े प्रमुख पुस्तकें और मुद्दे देखिए राजनीतिक सिद्धांतों से। 1953 में एक पुस्तक आई है द पॉलिटिकल सिस्टम, ये डेविड स्टन ने दी और यहीं से व्यवहारिक क्रांति की शुरुआत होती। फिर 1958 में एक पुस्तक आती द ह्यूमन कंडीशन और हन्ना अरेंडेंट ने लिखी है, जिसमें पारंपरिक दर्शन का समर्थन किया गया है। 1960 में फिर एक पुस्तक आती है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें डेनियल बेल ने लिखी है और उसमें कहा विचारधारा के अंत का मुद्दा बताया गया है। तो ये पूरी उस क्रम की पुस्तकें हैं। 1969 में फिर एक पुस्तक आती है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसको दिया इसाया बर्लिन ने और स्वतंत्रता का द्वैध वर्गीकरण बताया इसमें। 1971 में और थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखी है, जिसमें वितरणात्मक न्याय का पुनरुत्थान बताया है। 1975 में एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये पुस्तक लिखी रॉबर्ट नोजिक ने, जिसमें बाजारवादी न्याय का समर्थन किया। तो ये उस ड्यूरेशन में प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी राजनीतिक सिद्धांतकारों से संबंधित, तो द पॉलिटिकल सिस्टम याद रखना है, डेविड स्टन की है, ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंडेंट की है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी आपसे पूछा जाए डेनियल बेल की है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पूछा जाए इसाया बर्लिन की है, और आ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, जॉन रॉल्स की है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक। अब इसके बारे में किसने बात की है, तो स्वतंत्रता के बारे में दो तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव, माने किसी प्रकार का बंधन ना होना, राज्य जीरो हस्तक्षेप है, राज्य का कोई प्रकार का इंटरफेयर ना हो, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। इसके बारे में विचारक जो है वो है इसाया बर्लिन, F.A. हेयक, रॉबर्ट नोजिक और मिल्टन फ्रीडमैन। फिर कुछ लोग सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए, माने राज्य व्यक्ति को अपने विकास के पर्याप्त अवसर दे, ये सकारात्मक स्वतंत्रता, और राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे व्यक्ति के कार्य में, तो ये नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है T.H. ग्रीन, हेराल्ड लास्की, अर्नेस्ट बार्कर। अब यही प्रश्न आते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या, उसके समर्थक क्या है, कौन कौन है, तो वो पूरा याद रखिएगा ना। अब इन्हीं की प्रमुख पुस्तकें भी देख लीजिए, कभी यहां से भी कुछ पूछा जा सकता है, तो महत्वपूर्ण पुस्तकें देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1959 में आई थी, F.A. हेयक ने लिखी थी। 1962 में आई थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी थी। 1969 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसाया बर्लिन ने लिखी थी। प्रमुख स्टेटमेंट देखिए इसाया बर्लिन की, भेड़ियों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है अक्सर मेमनों की मौत होता है। तो भेड़ियों के लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अक्सर मेमनों की मौत। T.H. ग्रीन ने भी कहा, जिस प्रकार सौंदर्यता चित्र के अभाव का नाम नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है। तो जिस प्रकार सौंदर्यता का मतलब ये नहीं कि चित्र नहीं होने चाहिए, उसी प्रकार स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि बंधन नहीं होने चाहिए ना। ये दो फेमस स्टेटमेंट याद रखिएगा और पुस्तकों के नाम इसमें याद रखिएगा ना। समानता की अवधारणा भी देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। समानता की बात की है यहाँ पर, तीन प्रकार की समानता, एक है अवसर की समानता, तो शुरुआत में सबको समान अधिकार मिलना अवसरों की समानता कहलाती है, ठीक है। परिणामों की समानता, परिणामों की समानता का मतलब है अंत की रेखा पर भी सबको समान बनाना, माने अंत में भी सबको समान बनाना है ना, राज्य का उद्देश्य सबको समान बनाना है। जैसे मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टिकोण यही मानता है कि अंतिम लक्ष्य है सबको समानता की ओर लेके जाना, सबको समान बनाना, और शुरुआत में सबको समान रखना, ये उदारवादी दृष्टिकोण। आधुनिक सिद्धांत इसका दिया है रोनाल्ड डॉर्किन का, जो संसाधनों की समानता का सिद्धांत है वो बड़ा फेमस है। तो आपसे पूछा जा सकता है रोनाल्ड डॉर्किन का संसाधनों की समानता का सिद्धांत, इसमें उन्होंने महत्वाकांक्षा संवेदनशील दृष्टिकोण दिया। इस बारे में प्रमुख पुस्तकें देखिए,
1931 में आई थी इक्विलिटी, जो दी थी आर.एस. टोनी ने, और 1977 में दिया था टेकिंग राइट सीरियसली, रोनाल्ड ड्वार्किन ने। प्रमुख कथन याद रखिएगा आर.एस. टोनी का, समानता के बिना स्वतंत्रता उच्च वर्ग का एक विशेषाधिकार मात्र है। ठीक है। फिर न्याय की अवधारणा समझिएगा, न्याय का मतलब क्या है, तो इसी कंटेक्स्ट में न्याय के बारे में जॉन रॉल्स का जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है वो बड़ा फेमस है। रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है, और इसमें तीन मुख्य उपकरण या टूल्स जो है वो दिए। एक तो मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, इसके बाद अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, वेल ऑफ इग्नोरेंस बताते हैं, और फिर भेदभाव का सिद्धांत, डिफरेंस पीपल। डिफरेंस पीपल में कहते हैं कि असमानता तभी स्वीकार्य है जब उससे फायदा कमजोर वर्ग है उसका ज्यादा हो। तो यहाँ याद रखिएगा जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, जिसके तीन मुख्य उपकरण कौन कौन से वो भी याद रखिएगा ना। फिर रॉबर्ट नोजिक ने हकदारी सिद्धांत दिया है, इंटाइटलमेंट थ्योरी जिसको आप बोलते हैं। यह रॉल्स का जो पुनर्वितरणकारी न्याय का स्वेच्छा तंत्रवाद था उसकी आलोचना है। और नोजिक ने कहा कि जो संपत्ति कानूनी रूप से अर्जित की गई है उस पर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो जो संपत्ति कानूनी रूप से अर्जित की गई है उस पर व्यक्ति का पूर्ण हक हो, ये उन्होंने कहा है रॉबर्ट नोजिक ने। तो ये इंटाइटलमेंट थ्योरी किसकी है, रॉबर्ट नोजिक की। क्या कहा वो भी याद रखिएगा। फिर कम्युनिटेरियन जस्टिस, समुदायवादी न्याय, और ये माइकल वोल्जर ने दिया था। जटिल समानता का सिद्धांत दिया इसने माइकल वोल्जर ने, और कहा कि न्याय के नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकते, वे स्थानीय संस्कृति के अनुसार तय होते हैं। तो माइकल वोल्जर ने यहाँ पर जटिल समानता का सिद्धांत दिया। ठीक है। इसके विचार पे बात करें, पुस्तकों पे बात करें, यहाँ ध्यान रखना है आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों। ठीक है। तो पुस्तकें देखिए, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है जो 1971 में आई। 1974 में एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नोजिक का। ये इंटाइटलमेंट थ्योरी इसी की है, रॉबर्ट नोजिक की है ना। 1983 में स्फीयर ऑफ जस्टिस माइकल वोल्जर की है। इसके बारे में प्रमुख स्टेटमेंट देखिए, रॉबर्ट नोजिक का एक स्टेटमेंट है, अर्जित आय पर कर लगाना जबरन श्रम के समान है। ठीक है। फिर डेमोक्रेसी के बारे में महत्वपूर्ण विचार क्या क्या है वो देखिएगा। डेमोक्रेसी के बारे में कोर कॉन्सेप्ट और मेजर मॉडल्स कौन कौन से वो देखते हैं हम लोग, है ना। डेमोक्रेसी क्या है उसमें देखिएगा आप कि प्रजातंत्र के दो प्रकार, मतलब कुछ प्रकार बताएं, उसमें हम लोग एक देखते हैं यहाँ पर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, माने ऐसा लोकतंत्र जिसका पूरा ध्यान केवल चुनाव कराने, मतदान और राजनीतिक दलों जैसी प्रक्रियाओं पर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इसको हम सीमित लोकतंत्र भी कहते हैं। दूसरा होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, सारवान लोकतंत्र, और ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता बल्कि समाज में बदलाव लाने, न्याय स्थापित करने पर बल देता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी जो चुनाव तो करवाती है पर सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय पर भी बल देती है, उसको बोलते हैं हम सारवान लोकतंत्र। प्रजातंत्र के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल है जो आपको ध्यान रखना है, पढ़ के जाना है ना। ये क्लास जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों तक भी इसको साझा करें, और ये मान के चलिए कि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप ये क्लास देख के चले जाइए, आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, है ना। ऐसे में आपको पूरी सारी यूनिट तैयार करवाऊंगा, आप सिर्फ इनका रिवीजन कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, इतना कर जाओ हो जाएगा आपका काम। ठीक है। चलिए, लोकतंत्र का एक मॉडल चलता है जिसमें वो बोलते हैं प्लोआर्की या पोलियार्की या फिर प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी, बहुतंत्र या बहुलवादी लोकतंत्र। और बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थक है रॉबर्ट डहल। कोर कॉन्सेप्ट है इसका, सत्ता कई समूहों के बीच बटी होती है। तो सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, बहुत सारे लोगों के बीच बटी होती है, समूहों में बटी होती है। ये रॉबर्ट डहल ने कहा, इसी को नाम दिया गया प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी। फिर दूसरा आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र, जिसके बारे में प्रमुख थिंकर है C.B. मैकफरसन। तो ये पूरा मॉडल किसका है वो याद रखिएगा, C.B. मैकफरसन का। और इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि नागरिकों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। ठीक है। बहुतंत्र या बहुलवादी लोकतंत्र किसने दिया था, रॉबर्ट डहल ने, ये भी याद रखिएगा। एक होता है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी या संवैधात्मक लोकतंत्र, जिसके प्रतिपादक है जार्गन हैबरमास। इन्होंने कहा खुली बहस और तर्क वितर्क से ही आम सहमति बनती है। फिर एक आता है अभिजनवादी लोकतंत्र, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, जिसके प्रतिपादक है पेरेटो, मॉस्को और शुम्पीटर।
इसका कोर कॉन्सेप्ट है सत्ता एक ही योग्य प्रभावशाली वर्ग के पास होती है, ठीक है। फिर एक लास्ट आता है यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, वैश्विक लोकतंत्र जैसा आप कह सकते हैं, वैश्विक लोकतंत्र। प्रतिपादक कौन है इसके? डेविड हेल्ड, डेविड हेल्ड, याद रखिएगा ना, डेविड हेल्ड ने बताया। इसका कोर कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर लागू करना। अभिजनवादी लोकतंत्र किसने दिया? तो इसके प्रतिपादक है पेरेटो, पेरेटो, मोस्का और शुम्पीटर, ठीक है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के कौन है? हेबरमास, हेबरमास। तो याद रखिएगा लोकतंत्र के 5 फेमस मॉडल ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा है? पोलियार्की या बहुलवादी लोकतंत्र, दूसरा सहभागी लोकतंत्र, तीसरा डेलिब्रेटिव या जिसको आप बोलते हैं संवादात्मक लोकतंत्र, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी और लास्ट कॉस्मोपॉलिटन। तो 5 है, उनके प्रतिपादक क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या, रट के जाइएगा बिल्कुल। लोकतंत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से 3? सेबी मैकफरसन का एक स्टेटमेंट है, उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का एक जो है उपकरण मात्र है। तो सीबी मैकफरसन का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के जाना है। जोसेफ शॉम्पीटर ने भी कुछ विचार कहा है, उन्होंने कहा लोकतंत्र केवल एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा लोग अपने नेताओं का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। रॉबर्ट मिशेल्स, इन्होंने कहा है गुटतंत्र का लोह नियम, तो कोई भी संगठन को अंत में उसकी सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट जाती है, चाहे वो लोकतंत्र ही क्यों ना। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको सबसे फेमस है, चर्चा में रहते, ध्यान रखिएगा। सीबी मैकफरसन ने क्या कहा, जोसेफ शुम्पीटर ने क्या कहा और रॉबर्ट मिशेल्स ने क्या कहा, वो याद रखिएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लेनिन के बारे में बात करते हैं कि लेनिन की क्या कहानी है। तो लेनिन जो है वो परिवर्तन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक जो मेन है वो है इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था। ये पुस्तक है इनके ना, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था, ठीक है। इनका मेन सिद्धांत था हराइवल पार्टी या वैनगार्ड पार्टी। तो हराइवल पार्टी का मतलब है पेशेवर क्रांतिकारियों का अनुशासित दल। तो ये जो है लेनिन का कहना ये था, रूसी क्रांति के अगुवा माने जाते हैं। इनका कहना ये था कि जो मजदूर वर्ग है वो इतना सक्षम नहीं है कि खुद से क्रांति कर सके, तो हमें एक अनुशासित पार्टी बनानी चाहिए जो मजदूरों को प्रेरित करे लड़ने के लिए। इस पार्टी को हम बोल सकते हैं हरावल दल या फिर वैनगार्ड पार्टी। क्रांति पहले पिछड़े पूंजीवादी देशों में होगी जैसे रूस, उसके बाद फिर अन्य देशों में। इनके प्रमुख स्टेटमेंट है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एकाधिकारवादी और उच्चतम अवस्था है। तो इनका कहना था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। इनकी पुस्तकें देखिएगा, 1899 में द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रूस, इसमें पुस्तक दी उन्होंने। 1902 में व्हाट इज टू बी डन, क्या करे, इसमें हराइवल पार्टी का सिद्धांत दिया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हराइवल पार्टी का सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है, व्हाट इज टू बी डन में। 1904 में वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ये पुस्तक लिखी है। 1909 में मटेरियलिज्म एंड इंपीरियोस क्रिटिसिज्म, माने भौतिकवाद और अनुभवजन्य आलोचना, इसकी पुस्तक लिखी उन्होंने। 1916 में इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक लिखी है। 1917 में द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक लिखी है। और 1920 में लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, ये पुस्तक लिखी है। तो पुस्तकों के नाम, कोर प्रिंसिपल, वो आप रट लीजिएगा, है ना, इतना आपको करना है। फिर माओ जेदांग, माओ से तुंग जिसको आप बोलते हैं, उनके विचार देख लीजिएगा। माओ से तुंग चीनी क्रांति के, चीनी साम्यवादी क्रांति के जनक है ना। क्रांति का सिद्धांत इन्होंने दिया था और ये कहते हैं चीन में क्रांति मजदूर वर्ग नहीं कर सकता क्योंकि वहां रूस जैसा मजदूर वर्ग नहीं, तो वहां कौन करेगा, कृषक, किसान। तो ये कहते हैं कृषक क्रांति की बात करते हैं कि औद्योगिक मजदूरों के स्थान पर किसानों को क्रांति का मुख्य वाहक बताया। और इनका क्रांति निरंतर चलती रहेगी, माने वैचारिक क्रांति तो करना ही है, क्रांति एक बार करके समानता ले आए, पर फिर भी वैचारिक क्रांति तो करते रहना है। तो साम्राज्यवाद मतलब समाजवाद के बाद भी जो पूंजीपति वर्ग है उसको रोकने के लिए सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता होगी और इसके लिए गुरिल्ला वार जो है करना पड़ेगा। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से होकर जाती है। बुक्स देखिए, 1937 में ऑन प्रैक्टिस, 1937 में ऑन कंट्रोडक्शन, 1937 में ऑन गुरिल्ला वारफेयर, 1940 में ऑन न्यू डेमोक्रेसी, 1945 में ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट,
1949 में ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप्स 1964 में यहाँ पर कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन माओ से तुंग, इसे ही लिटिल रेड बुक या माओ के उद्धरण भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन माओ से तुंग, ये पुस्तक को ही लिटिल रेड बुक कहते हैं। फिर गांधी जी के देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, गांधी जी के प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज और पश्चिमी आधुनिक सभ्यता की इन्होंने आलोचना की, तो वेस्टर्न कल्चर की इन्होंने आलोचना की है, और हिंद स्वराज पुस्तक, और भी पुस्तकें हैं जो यूनिट फर्स्ट में हम लोग डिटेल में देखेंगे ना। गांधी जी जो विचारक है वो अपने यूनिट फर्स्ट में भी, तो वहां हम डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो अभी आप इसका शॉर्ट में समझ लीजिए। इन्होंने साधन साध्य की पवित्रता का सिद्धांत दिया, सत्याग्रह अहिंसा का सिद्धांत दिया, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि पूंजीपति वर्ग संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि एक संरक्षक है, ट्रस्टी है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, साधन को बीज और साध्य को वृक्ष के समान माना जा सकता है। तो साधन साध्य पवित्रता का सिद्धांत देते हैं कि सिर्फ मतलब उद्देश्य ही पवित्र नहीं होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतकार उनके विचार देखिएगा। इतिहास का अंत, एंड ऑफ थ्योरी, ये लिखी है यहाँ पर, मतलब ये विचार किसका है, फ्रांसिस फुकुयामा का। तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो विचार दिया ये फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया। डिफरेंस पीपल या मैक्सिमम रूल, ये जॉन रॉल्स का है, याद रखिएगा। भेदभाव का सिद्धांत या मैक्सिमम नियम जो है वो जॉन रॉल्स का है। वैल्यू सेंट्रिक पॉलिटिकल थ्योरी, मूल्य सापेक्षतावादी राजनीतिक सिद्धांत लियो स्ट्रॉस ने दिया है। सिविक ह्यूमनिज्म या फिर नागरिक सहभागिता सक्रिय सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत हन्ना अरेंडेंट ने दिया है। राजनीतिक तर्क बुद्धिवाद का विरोध और परंपरावाद का सिद्धांत एंटी रैशनलिज्म, ये माइकल ओकेशॉट का है। समानता के प्रति कल्याण की समानता का सिद्धांत ये दिया है रोनाल्ड डॉर्किन ने। और प्रक्रियात्मक न्याय के विरुद्ध ऐतिहासिक व योग्यता आधारित न्याय, यह है रॉबर्ट नोजिक का। न्याय के सामाजिक स्फीयर्स या फिर बहुक्षेत्रीय न्याय का सिद्धांत स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये माइकल वोल्जर का, यह भी याद रखिएगा। फॉल्स कंसाइनेस थ्योरी, विचारधारा का मिथ्या चेतना या भ्रम का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। विचारधारा की वैज्ञानिक व दार्शनिक उत्पत्ति का सिद्धांत डेस्टूट डी ट्रेसी का है। द्वंद्वात्मक पद्धति के तहत प्रधान व गौण अंतर विरोध का सिद्धांत माने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन माओ जेडांग का है। लंबी जनवादी लड़ाई या लोक युद्ध का सिद्धांत प्रोटेक्टेड पीपल्स वार, ये भी माओ सेतुंग का है। सत्याग्रह के तहत हृदय परिवर्तन और आत्मिक बल का सिद्धांत गांधी जी का है। तो ये सारे सिद्धांत शॉर्ट में मेन की कॉन्सेप्ट किसने दिया वो याद रखिएगा ना, कि वो सिद्धांत किस किसने दिया, इतना भी पढ़ लीजिए तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में यहां पर आपका क्विक रिवीजन करवा दिया है यूनिट 2 का। इतना जो आपको पढ़ा गया है वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लगवाए आप लोगों के, वो ऑब्जेक्टिव्स आपने लगा लिए हैं, जैसे हम लोग क्लासेस ला ही रहे हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव, तो वो आपने लगा लिया है, तो आप मानिए कि आपकी तैयारी एक अच्छी निश्चित सही दिशा में जा रही है। ये शॉर्ट क्विक रिवीजन था आप लोगों की डिमांड पर कि सर एक क्विक रिवीजन करा दीजिए, तो हमने क्विक रिवीजन करा दिया। कल मैं आपका यूनिट फर्स्ट का क्विक रिवीजन कराऊंगा ना, और अपने अनुभव जरूर बताइए कि क्विक रिवीजन की जो सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है, इसके अनुभव क्या है आप लोगों के, वो जरूर बताते हैं। तो जो भी आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसा मतलब जो है यहाँ पर आपके क्या विचार है इस पर, वो आप जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है, कोर्स की जानकारी में दे दिया आप लोगों को। पॉलिटिकल साइंस की नेट सेट एपी की क्लासेस ऑल एग्जाम प्लेस पे शुरू हो चुकी है। इसकी प्राइस की बात हम करें तो वो है अभी 2000 रुपए प्लस जीएसटी, बट एक्चुअल प्राइस इसकी 2999 है। तो आप देर ना करें, जल्दी से इसको परचेस करिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि नेट सेट और एपी की तैयारी मेरे साथ करना, वो जरूर इसको ज्वाइन करें। ठीक है, आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, तो अभी तो हम लोग एपी के लिए प्रैक्टिस करें क्योंकि आपका 2 अगस्त को पहले पेपर है, तो उसी के लिए आपका क्विक रिवीजन, देन एफएलटी, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करवा रहे हैं ना। फिर जैसे ये होगा फिर हम यूजीसी नेट पे हम लोग जो है प्रैक्टिस कराएंगे। जिन बच्चों का यूजीसी नेट जेआरएफ रहेगा उनके लिए भी मैं आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, आप मान के चलिए कि इतनी कम फीस में इतनी सारी चीजें कोई जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा प्राइसेस रखी जाती है ना एक एक कोर्स की। हम आपको एक फीस में, वो भी सिर्फ मात्र नाम मात्र का शुल्क है ना, उसमें आपके 3 कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नेट सेट और एपी, तीनों की सिर्फ हमने रखा है कोर्स 2000 रुपए में बस। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
है ना। तो देर ना करते हुए इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने अनुभव जरूर जो है क्विक रिवीजन के बारे में वो आप जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए ऑल एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।